Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं SSC MTS 2024 के आपके एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं 30th से ही 30th ऑफ सितंबर 2024 से, जिसके एग्जाम्स 30th का कंडक्ट करवाया जा चुका है, फर्स्ट का हो चुका है, सेकंड को देयर वाज नो एग्जाम. So guys, today in this video, what we are going to do, we will be discussing the most expected questions जो भी आपके अभी आगे आने वाली शिफ्टों में जिनके भी एग्जाम्स लगे हुए हैं, जैसे कि काफी स्टूडेंट्स बता रहे थे कि किसी का 28 को एग्जाम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो गाइज, आगे आने वाले आपके जो एमटीएस के एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहने वाले हैं, जिनकी बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपके इस बार पेपर में पूछे जाएंगे. वो क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, या फिर किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन है, then again I am telling you the comment section is all yours. आप प्लीज उनको हमें बताएं. We will come up with a solution for that. Guys, before getting into the video, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो it is my humble request कि जल्दी से जाएं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर ले, जिससे कि जब भी हमें किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आए, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए. सो यस, नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस, जिसमें आज इस वीडियो में we will be covering all those important, rather I would say very important questions, क्योंकि 100% चांसेस है कि आगे आने वाली शिफ्टों में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमटीएस के पेपर में, उनमें से ये क्वेश्चंस डेफिनेटली होने वाले हैं. मार्क माय वर्ड्स. इंग्लिश के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सिनोनिम्स है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक जरूर से देखना. सो या लेट्स बिगिन. सो गाइज, नंबर वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड. क्योंकि गाइज, जैसे कि हमने ट्रेंड देखा, सीजीएल का जो पेपर हुआ है और ये जो एमटीएस का पेपर चल रहा है, जो भी पुराने विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, वो बहुत पूछे जा रहे हैं. तो दैट टॉपिक इज यू कैन से हॉट टॉपिक, तो आप उसके रिलेटेड चीजें अच्छे से याद कर लेना. सो नंबर वन, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आपको किसने फॉर्म किया, किसने फाउंड किया, कब किया, वो आपको याद रखना है. सो गाइज, बात करें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की, तो इट वाज फाउंडेड बाय द पाल डायनेस्टी रूलर, जिनका नाम है धर्मपाल. तो धर्मपाल इज द करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि किसने इसकी स्थापना करी थी, एंड ऑल्सो आपसे पूछा गया था कि कब करी थी. तो गाइज, 8 और 9 सेंचुरी जो है वो हो गया आपका वेन का आंसर. सो जो धर्मपाल हैं उन्होंने 8वीं सदी में इसकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी. ठीक है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन रिस्पांस टू परसीव्ड डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ स्कॉलरशिप. जो वहां पर नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो स्कॉलरशिप क्वालिटी थी, बिकॉज इट वाज गेटिंग डाउन, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इस थॉट के साथ लेकर आई गई कि दिस वुड बी टेकिंग इट फर्दर, उसको डिक्लाइन और ज्यादा डिक्लाइन नहीं जाने देंगे, उसको अच्छे से बनाएंगे, करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज है इन्वेंशन से रिलेटेड. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो हु इन्वेंटेड एक्सरेज, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इसका क्वेश्चन पूछा जाने वाला है आपसे. तो गाइज, जो विल्हेम कनराड रोंटगेन है, ही वाज अ जर्मन फिजिसिस्ट, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे. उन्होंने, उनको जो नोबेल प्राइज था, उनका जो फर्स्ट नोबेल प्राइज था, जो कि उनको फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए उनको मिला था, दैट टू इन द ईयर 1901, फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज. क्योंकि उन्होंने एक्सरेज जो होते हैं बेसिकली उसको डिस्कवर किया था, जिसके लिए उनको 1901 सन 1901 में नोबेल प्राइज से भी उनको सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, एंड ही वाज अ जर्मन फिजिसिस्ट. तो आपको ये भी याद रखना है. ओके या. Next question, Siddharth Chaudhary is associated with sports. Again, a very important topic, guys. Sports हुए, cups हुए, trophies हुए, ये बहुत important topic है. इससे related questions पूछे जाते हैं, और इससे related भी videos channel पर available हैं. आप जाके देखिए, आपकी काफी help हो जाएगी. So coming back to the question, जो सिद्धार्थ चौधरी हैं, he is associated with athletics. He is an athlete. और वो किस sport को खेलने के लिए जाने जाते हैं, तो he is a shot put player. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गाइज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक. जो भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा तो जो भारत का जो संविधान है, उसमें जितनी भी सूचियां, अनुसूचियां, अनुच्छेद, एंड एवरी ईच एंड एवरी आर्टिकल, अमेंडमेंट, और जितने भी जो भी प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, ईच एंड एवरी लिटिल थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड क्योंकि हमने हमारे प्रेपरेटरी वीडियोज में भी आपको उसके बारे में बताया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताए हैं,
तो एक भी वीडियो छोड़ना मत, सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लेना। एक होता है ना कि जब हिंदी टीचर्स बोलते हैं कि घोल के पी जाना, तो डू द थिंग एग्जैक्टली, सारे क्वेश्चंस अच्छे से घोल के पी जाओ, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको आपकी आगे आने वाले एग्जाम्स में, आगे आने वाली शिफ्टों में जिनके भी एग्जाम्स लगे हुए हैं, उनके काफी हेल्प करने वाले हैं। सो यस, प्लीज अच्छे से याद कर लेना। So yeah, coming back to the question, which article of the Indian Constitution is related to citizenship? तो guys, citizenship जिसको हम नागरिकता बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 5। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड द नेमिंग ऑफ एटॉमिक नंबर? तो गाइस, जो एटॉमिक नंबर है, आप कह सकते हैं इसका जो नामकरण है, जो भी ये एटॉमिक क्रमांक आप कह सकते हैं, इसका जो नामकरण हुआ था वो हेनरी मोजले के द्वारा किया गया था। सो हेनरी मोजले इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइज, नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक नंबर, तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी, थोड़ा सा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो गाइज, बेसिकली सून आफ्टर रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग थ्योरी, जब इस रदरफोर्ड की जो स्कैटरिंग थ्योरी आई थी, जब उसको कंफर्म कर दिया गया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बैक इन द ईयर 1913, the one-to-one association of an atomic number Z with each element was solidified by the work of Henry Moseley। ये जो atomic number Z जो है, which was founded by Henry Moseley, ये कब हुआ था? तो गाइज, ये आपको याद रखना है 1887 से लेके 1915 तक। एंड उन्होंने, जो हेनरी मोजले थे, उन्होंने जो बोर्स मॉडल था ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको यूज करा था किस चीज के लिए? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एनर्जी एमिटेड व्हेन लो लेवल इलेक्ट्रॉन्स चेंज ऑर्बिटल्स। बेसिकली जो लो लेवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो ऑर्बिट को चेंज करते हैं, तो कितनी और किस प्रकार की जो एनर्जी होती है वो एमिट होती है, पास होती है या निकलती है, उसको डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने बोर मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर यूज करा था। अब ये जो एनर्जी होती है, दिस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑन एन एटॉमिक नंबर। तो ऑब्वियसली कितनी एनर्जी पास होगी, कितनी एनर्जी एमिट होगी, ये चीज डिपेंड करती है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो उस चीज को फिर मेजर किया गया, और उस चीज को मेजर करने के लिए एनर्जी ऑफ द एक्सरेज characteristics of an element, its atomic number Z can be unambiguously determined, जो कि फर्दर नंबर Z को निकालने में काम आता है। अब आज के लैब में अगर आपको मेजर करना है द एक्सरे स्पेक्ट्रा of a number of element and also identify several unknown elements by looking at their characteristics, X-ray spectra। तो इसीलिए गाइस, जो एक्सरे था उसका इन्वेंशन बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज so guys, next important question is again from the Indian Constitution. Article 23 of the Indian Constitution is related to what? तो गाइज, जो आर्टिकल 23 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या करता है? जो इंसान ह्यूमन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना कि ह्यूमन तस्करी जो होता है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, उसको प्रोहिबिट करता है। जो फोर्स लेबर हो रही है उसको भी रोकता है, उसके रोकथाम के लिए। एंड अदर एक्सप्लोटेटिव प्रैक्टिसेस, ऐसी जो भी ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं जो कि किसी भी तरह से एक्सप्लोटेटिव फॉर्म की है, मतलब एक होता है ना, एक्सप्लोटेशन हो रहा है किसी भी चीज का, इंसान का, लिविंग नॉन लिविंग चीज का, तो दैट कम्स अंडर आर्टिकल 23। एंड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल emphasizes the importance of protecting individual freedom and dignity, because for every individual it is very important to safeguard their freedom and dignity, इंश्योरिंग फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ वर्क, कि भाई एक होता है ना, एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए, उसको अच्छा खासा सैलरी जितना वो काम कर रहा है उस हिसाब से देना चाहिए, सो दैट रेम्यूनरेशन फॉर वर्क इज ऑल्सो देयर। एंड पनिशिंग वायलेशन ऑफ दीज राइट्स, इन राइट्स का अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो पनिशमेंट भी दिया जाना चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम्स अंडर आर्टिकल 23। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट सेपरेट्स द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर? गाइज, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ये जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो गाइज, इसका आपको अच्छे से याद रखना है दैट ट्रोपोपॉज जो होता है ना, दैट इज समथिंग दैट सेपरेट्स द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है दैट इज सिचुएटेड जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर। तो बेसिकली मानो अगर ट्रोपोस्फेयर यहाँ है तो उसके ऊपर वाली जो लेयर होगी दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, ओनली सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय अ थिन ट्रांजिशनल लेयर। तो इन दोनों के बीच एक पतली सी आपको एक ट्रांजिशनल लेयर दिखेगी, पतली सी,
which is called tropopause, ठीक है, which contains a mixture of both layers. So tropopause is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो गाइज ये गाना हमारे भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या महत्व रखता है, ये सब हम भारतीय जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया था दैट किसने इस गाने को लिखा है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता हो, आपको पता होना ही चाहिए, बिकॉज अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इंडियंस। तो गाइज जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सॉन्ग था, इट वॉज रिटन, याद रखना है, एक गाना गाया अलग चीज होती है, गाना लिखना अलग चीज होती है, गाने के बोल बोलना अलग चीज होती है। सो जो जिसने लिखा था उसका नाम था मोहम्मद इकबाल, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड इटालियन ऑफ द ईस्ट? गाइज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, इटालियन ऑफ द ईस्ट जो है वो तेलुगु लैंग्वेज को कहा जाता है। और इसी के साथ आपको जानना जरूरी है कि जो तेलुगु दिवस होता है, जिसको हम तेलुगु डे बोलते हैं, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th of August every year. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन टू बी द फादर ऑफ द कर्नाटका म्यूजिक स्टाइल? जो कर्नाटक का म्यूजिक स्टाइल या फिर आप कह सकते हैं म्यूजिक फॉर्म है, उसके जो जनक हैं वो पुरंदरा दास जी को माना जाता है। सो पुरंदर दास इज द करेक्ट आंसर। Which dance form is known as the Saga of the East? Again an important question. तो guys Saga of the East जो है वो कथकली डांस फॉर्म को माना जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सब्लिमेशन? तो गाइज सब्लिमेशन जो होता है, दैट दिस इज बेसिकली अ केमिस्ट्री क्वेश्चंस। तो सब्लिमेशन जो होता है, दैट इज द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड गैस। गाइज याद रखना, सॉलिड से वो गैस स्टेट में जा रहा है। सो फ्रॉम एस टू यू कैन से कन्वर्टिंग इनटू जी, तो सॉलिड फॉर्म से वो गैसेस फॉर्म में जा रहा है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। मतलब सॉलिड लिक्विड गैस तीन स्टेट होती है, तो यहाँ पे सॉलिड से सीधा गैस जा रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। एंड द वर्ब फॉर्म ऑफ सब्लिमेशन इज सब्लाइम, या फिर आप कह सकते हैं लेस प्रेफरेबली उसको आप सब्लिमेट भी बोल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके, नाउ अगेन अब पूछा जाता है डिपोजिशन। तो गाइस डिपोजिशन इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या हो रहा था, सॉलिड से गैस में जा रहा था विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। डिपोजिशन में क्या होता है, दिस इज द फेज ट्रांजिशन इन विच गैस ट्रांसफॉर्म्स इनटू सॉलिड। ठीक है, पहले एस से जी जा रहा था ना, अब गैस से सॉलिड बन रहा है, तो जी से एस हो रहा है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। सो डिपोजिशन इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये भी आपको याद रखना है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो डिपोजिशन होता है दैट इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन में बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस में जा रहा है लिक्विड स्टेट को पास करे बिना, और डिपोजिशन में गैस से सॉलिड में जा रहा है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, I hope this is clear, the difference is clear, because there's a very thin line in between the two. Okay, next question, which match is not conducted by BCCI? So guys, BCCI के द्वारा जो local matches होते हैं ना, वो conduct नहीं करवाए जाते हैं। और again आपको BCCI का full form पता होना चाहिए। So Board of Control for India, sorry, for Cricket in India is BCCI. Okay, next important question, who are the artists related to Bharatnatyam? Guys, as I tell you in each and every video of mine कि जो भी folk dances हैं, folk music है, folk और भी मतलब जो भी किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड फेस्टिवल हो गए, या फिर ये जो डांस फॉर्म्स हो गई, इससे रिलेटेड आर्टिस्ट हो गए, जो भी दिग्गज कलाकार हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो प्लीज वो भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। इससे रिलेटेड वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, हमारे प्रिपरेटरी वीडियोस में भी इससे रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा आपको, अच्छे से देख लेना और अच्छे से याद कर लेना। उसके अलावा भी लगता है कि नहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। सो गाइज, भरतनाट्यम जो एक डांस फॉर्म है ना, जैसे कि हम जानते हैं तमिलनाडु की बहुत सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। तो आपसे पूछा गया था कि जो आर्टिस्ट है वो कौन से हैं। तो गाइज ये कुछ आर्टिकल्स, ये कुछ दिग्गज कलाकारों के नाम हमने यहाँ पे आपको दिए हैं जो कि भरतनाट्यम डांस फॉर्म से रिलेटेड है। आप ये सारे नाम याद रखना, बिकॉज आपको किसी का भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बन के आ सकता है कि मानो कि लीला सैमसन जो है ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो यू शुड नो दैट शी इज रिलेटेड टू भरतनाट्यम। ओके, तो बिरजू महाराज, रुक्मणी देवी, उदय शंकर, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, इसी तरह से मल्लिका साराभाई, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम,
अलामेल वल्ली, पद्म सुब्रमण्यम, सिंघजित सिंह और वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, ये जो है ये सभी भरतनाट्यम डांस फॉर्म से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रागिनी इज द फोक म्यूजिक ऑफ विच स्टेट? तो गाइज रागिनी जो है वो हरियाणा का एक बहुत प्रसिद्ध फोक म्यूजिक है। नेक्स्ट फेस्टिवल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, गणगौर इज अ फेमस फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो गाइज जो गणगौर है वो राजस्थान में मनाए जाने वाला एक बहुत फेमस त्योहार है। काफी लोग इसको काफी ज्यादा हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन शिवा ठाकुर इज द फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड एट? तो गाइज जो कैप्टन शिवा ठाकुर हैं उनको सियाचिन पे अपॉइंट किया गया था। सो शी इज द फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड एट सियाचिन, विच इज द करेक्ट आंसर। इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज द करेवा स्ट्रक्चर फाउंड? तो गाइज जो करेवा स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडिविजुअल सत्याग्रह? तो गाइज जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है जिसको आप, एंड इट वाज, आई बिलीव इट वाज नॉन वायलेंट से रिलेटेड था, बिकॉज जो भी सत्याग्रह उस समय में हो रहे थे दे वर ट्राइंग टू कम अप विद समथिंग नॉन वायलेंट। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है इट वाज अ फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस पायोनियर्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया था ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल, जब इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी इस इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए। इस इंडिविजुअल सत्याग्रह को 1940 में लॉन्च किया गया था और उस दिन डेट थी 17 अक्टूबर। सो यू शुड रिमेंबर दिस डेट बाय हार्ट कि 17 अक्टूबर 1940 को एक नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन लेकर आया गया था नामक इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। और इट वाज इन रेस्पॉन्स टू लॉर्ड Linlithgow's August officer, and instead of mass satyagrah Gandhi launched individual satyagrah as a non-violent movement। तो ये important है, याद रखना। एंड ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट था इट ऑल्सो इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स पीसफुली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अनजस्ट, जो भी अनजस्टिस उस समय में हो रही थी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, जो भी अनजस्ट लॉज थे, पॉलिसीज थी, उन सबको इस प्रोटेस्ट में डाला गया था बाय डिसओबेइंग देम विदाउट रिसॉर्टिंग टू वायलेंस। मतलब एक होता है ना कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, पर उस समय जो लड़ाई की रिक्वायरमेंट थी उसके लिए जो जो पॉसिबिलिटीज थी, जो जो पॉसिबल वो स्टेप्स ले सकते थे वो लेंगे विदाउट फाइटिंग फॉर इट, ठीक है। द मूवमेंट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर द ऑर्डिनरी पीपल टू एक्सप्रेस देयर डिसेंट अगेंस्ट जो भी ब्रिटिश पॉलिसीज थी उस समय में, उसके विरुद्ध कितने ज्यादा लोग उससे काफी ज्यादा नापसंद कर रहे थे, कितने ज्यादा विरुद्ध थे, उसको दिखाने का ये एक उनका तरीका था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू? सो गाइज यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज दे रखी हैं, हम आपको बताएंगे दैट विच वन इज रिलेटेड टू व्हाट। सो स्टार्टिंग विद प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती हैं गाइज, दीज आर ओन्ड बाय द स्टेट। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं दीज आर ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं दीज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और फर्म्स। जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं दीज आर ओन बाय स्टेट एंड प्राइवेट फर्म्स, वो कोऑपरेटिव है ना, तो दोनों से ही ओन होती हैं। तो प्लीज यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन देम ऑल एंड इनका मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ नाट्य शास्त्र ट्रीटीज? जिसको हम गाइज नाट्य शास्त्र ग्रंथ भी बोलते हैं। तो गाइज जो भरत मुनि थे ही वाज द राइटर। और बात करें नाट्य शास्त्र ट्रीटीज की, तो ये जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ था इट वाज अ संस्कृत ग्रंथ ऑन द परफॉर्मिंग आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है जिंद हागड़ा पीक जो है, जिसको हम आर्म कोंडा या सिटम्मा कोंडा के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। और बात करें उसके एलिवेशन की, सो इट स्टैंड्स एट एन एलिवेशन ऑफ 1690 मीटर, सो दैट्स द हाइट। और फीट्स में अगर हम उसकी बात करें तो इट इज 5540 फीट्स एंड इज लोकेटेड इन द Araku Valley of Andhra Pradesh. Okay, now we are going to be talking about some important points related to the highest peak. So guys, जो highest peak है in the Eastern Ghats, as I just told you, is Jind Hagada Peak. It has an elevation of 1690 meters. It is located in the Araku Valley of Andhra Pradesh. Araku Valley जो है is also well known for its natural beauty and coffee plantation. वहाँ पे कॉफी का भी बहुत ज्यादा
वो उगाया जाता है, यू कैन से कॉफी प्लांटेशन बहुत ज्यादा की जाती है। अर्लियर, पहले जो था ना, इट वाज महेंद्रगिरी हिल दैट हेल्ड द क्राउन ऑफ बीइंग, ओके, पहले जो सबसे हाईएस्ट पीक का क्राउन था इन द ईस्टर्न घाट्स, इट वाज गिवन टू महेंद्रगिरी हिल। लेकिन अप्रैल 2011 में एक टीम ने मिस्टर एक टीम थी जिसको मिस्टर वेंकट रेड्डी के द्वारा लीड किया गया था। उन्होंने ये डिस्कवर किया जो महेंद्रगिरी हिल्स है उसका जो एलिवेशन है ना, वो सिर्फ 1501 मीटर्स का है, which means obviously it is less than 1690 meters, which makes it the at number 2, because फिर 1690 meters के साथ नंबर 1 पे तो हो गई जिंदहागड़ा पीक, ठीक है। तो महेंद्रगिरी हिल फिर 2011 में उसको उस टाइटल से हटा दिया गया। जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो चार स्टेट्स को कवर करते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आते हैं। और जो लेंथ है ईस्टर्न घाट्स की, वो अगर हम किलोमीटर्स में बात करें तो इट इज 430 किलोमीटर्स। महेंद्रगिरी जो कि पहले ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक था, जैसे अभी मैंने आपको बताया, उससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो या जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग दैट एक्स्ट्रा नॉलेज, तो महेंद्रगिरी बेसिकली इट इज सिचुएटेड इन पारालाखेमुंडी गजापति डिस्ट्रिक्ट, जो कि उड़ीसा में है। एंड उसके एलिवेशन जैसे कि अभी आपको बताया 1501 मीटर्स का है। इसी के साथ वो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक बनता है उड़ीसा का, देवमाली के बाद। ठीक है, जो नंबर 1 पे है वो हो गया देवमाली इन कोरापुट। सो दैट्स ऑल अबाउट महेंद्रगिरी। अब नीलगिरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लो। दैट नीलगिरी इज द नेम गिवन टू अ रेंज ऑफ माउंटेन्स स्प्रेड अलोंग द बॉर्डर्स अमंग द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। ठीक है, जो नीलगिरी हिल्स हैं दे आर अ पार्ट ऑफ लार्जर माउंटेन चेन्स जो कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर काउंट होती है। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स जो है दैट इज लोकेटेड इन ऊटी, और जो हाईएस्ट पॉइंट है इन द नीलगिरीज एंड द सदर्न एक्सटेंट ऑफ द रेंज इज डोडा बेट्टा पीक, जो कि अगर एलिवेशन की बात करें तो उसका है 8652 फीट। Okay, next we are going to be talking about Anaimudi. So guys, जो Anaimudi है, it's a mountain located in Ernakulam district and the Idukki district of the Indian state of Kerala. और ये किसका पार्ट है? ये अन्नामलाई hills का पार्ट है, and it is the highest peak with 8842 feet in the Western Ghat and in South India. So that's all about Anaimudi. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द एरा ऑफ चोल डायनास्टी, जब चोल एम्पायर, चोल आप कह सकते हैं, जब चोल साम्राज्य था, उस टाइम में उस गिफ्ट का क्या नाम दिया जाता था जो कि ब्राह्मण्स को लैंड के फॉर्म में, जमीन के फॉर्म में दी जाती थी? ओके, सो गाइस, जो ब्राह्मण्स थे उनको ब्राह्मदेयम, ब्राह्मण को जो लैंड दिया जाता था उसके जो गिफ्ट के फॉर्म में जो दिया जाता था उसको ब्राह्मदेयम SN कतौर वैदिक वेदी मांगलम्स के नाम से कुछ बोला जाता था। ठीक है, जो चोल रूलर्स थे दे अपॉइंटेड ब्राह्मण्स एज स्पिरिचुअल परसेप्टर्स और राजगुरुज, जिनको किंगडम के गाइड के फॉर्म में अपॉइंट किया जाता था, रखा जाता था, वो राजगुरु का उनको टाइटल दिया जाता था। जो राजा राजा प्रथम थे और राजेंद्र प्रथम थे, दे मेंशन द नेम्स ऑफ राजगुरुज एंड सर्वसेवाज इन देयर इंस्क्रिप्शंस। और जो चोल किंग्स थे दे ग्रांटेड ह्यूज एस्टेट्स ऑफ लैंड टू दीज ब्राह्मण्स, जिनको ब्रह्मदेयम्स एंड कटोर वेदी मंगलम्स के नाम से जाना जाता था। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। Okay guys, now that's all about GKGS के most expected questions. Now we will be covering the most expected English vocab, जिसमें हम synonyms discuss करेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि आपके अपकमिंग शिफ्टों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, नंबर 1 इज एब्स्ट्रूज। तो गाइज, एब्स्ट्रूज का जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जो सिनोनिम्स होते हैं, वो हो सकते हैं ऑब्सक्योर, आर्केन, इसोटेरिक, रिसर्चे, रेयर फील्ड, रिकॉन्डेड, डिफिकल्ट, हार्ड, पजलिंग, परप्लेक्सिंग, एनिग्मेटिक। तो ये जो सब है ये एब्स्ट्रूज के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैप्रिशियस। तो गाइज, कैप्रिशियस का मतलब होता है इनकॉन्स्टेंट, दैट समथिंग दैट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, जो कीप ऑन चेंजिंग, जो बार बार बदलता रहता है, दैट इज कैप्रिशियस।
जिसके सिमिलर वर्ड्स हो गए फिकल, इनकॉन्स्टेंट, चेंजेबल, वेरिएबल, अनस्टेबल, मर्क्यूरियल, volatile, erratic, vacillating, irregular and inconsistent. नेक्स्ट वर्ड है डिसोनेंट। तो गाइज डिसोनेंट का मतलब हो गया डिस्कॉर्डेंट आप कह सकते हो, डिस्कॉर्डेंट आप कह सकते, डिसहार्मोनियस आप कह सकते हो। सो इनहार्मोनियस, डिसहार्मोनियस, डिस्कॉर्डेंट और अनमेलोडियस, ठीक है, दैट इज डिसोनेंट। नेक्स्ट है डेस्पोंडेंट का मतलब, गाइज डेस्पोंडेंट का मतलब कि इफ यू आर फीलिंग वेरी लो, होता है ना कभी कभी वी फील वेरी लो, लो स्पिरिटेड हो गया, या होपलेस काइंड ऑफ यू आर फीलिंग, या डिसहार्टेंड यू आर फीलिंग, सो दैट इज डेस्पोंडेंट। तो डिस्पोंडेंट के सिनोनिम्स हो गए डिसहार्टेंड, डिस्करेज्ड, डिसस्पिरिटेड, डाउन हार्टेड, लो स्पिरिटेड, होपलेस, downcast, cast down, crestfallen, down low, despairing, wretched, oppressed, etc. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बेलिजरेंट। सो गाइस बेलिजरेंट का मतलब होता है मतलब किसी को धमकाना, इट्स लाइक थ्रेटनिंग, सो एग्रेसिवली थ्रेटनिंग करना। सो होस्टाइल, एग्रेसिव, थ्रेटनिंग, एंटागोनिस्टिक, ये सब बेलिजरेंट के सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट इज लुगुबुरियस। सो गाइस लुगुबुरियस का मतलब वी से व्हेन वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट एक्साइटेड, we are very sad, so then we say this lugubrious. So mournful, gloomy, sad, unhappy, doleful, Irish, glum, melancholy, woeful, miserable, etc. Next is pugnacious. Pugnacious is a very commonly asked word in the competitive exam, जिसका मतलब होता है quarrelsome, ठीक है, लड़ाई, लड़ाकू, झगड़ालू, something something. So that is called pugnacious, कि combative, aggressive, antagonistic, belligerent, bellicose, argumentative. So that is pugnacious. Next is pernicious. Pernicious is something which is very, injurious to health, yeah, very harmful. So harmful, damaging, destructive, injurious, hurtful, detrimental, deleterious, dangerous, adverse, inimical, and unhealthy are some of the synonyms of pernicious. Next is procedural. Guys, procedural तो very simple you can say, जिसका मतलब हो गया when you are following any process, any kind of methods, step by steps methods होते हैं, कोई technique होती है, तो that is all procedural. नेक्स्ट इज कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस में आपका आ जाता है कॉन्शियसनेस, ठीक है, अवेयरनेस, नोटिस, नॉलेज, परसेप्शन, रिकॉग्निशन, रियलाइजेशन, एप्रिसिएशन, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्रीशन। डिस्क्रीशन में आपका आ गया सर्कमस्पेक्शन या फिर केयर हो गया, केयरफुलनेस हो गया, अलर्टनेस हो गया, ठीक है, डिप्लोमेसी, कॉशन, एक्सेट्रा. Next and the last word for today is euphoria. Guys, euphoria is again a very commonly used words in today's world, in today's era. And euphoria is also something जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में. तो euphoria is like happiness, मतलब elation of something, joy, very delightful. So that is euphoria. When you are in a state of mind of being very happy, you mentioned that as euphoria, you mentioned that particular word there. So yeah, that's it. So yeah guys, that's all about today's video. I hope आपको अच्छा लगा हो, हमने जो भी जीके जीएस और इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस शेयर करें आपके साथ, जो कि आपको 100% हेल्प करेंगे, आपको 100% आपके आगे आने वाली शिफ्टों के लिए। और यस, आपको ये क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से याद कर लेना। कुछ भी लगता है, कहीं भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, तो वी आर हेयर फॉर यू गाइज, प्लीज जल्दी से कमेंट करके बता देना। और यस, आपको वीडियो कैसा लगा वो भी शेयर करिएगा, शेयर योर थॉट्स ऑल्सो, योर रिकमेंडेशंस ऑल्सो। तो बस आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड अंटिल देन मच लव एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, वीडियो को लाइक शेयर मत करना मत भूलना, और अपने दोस्तों यारों को भी स्प्रेड कर देना।